टीम भी ज़बरदस्त है और वेन्यू कदाफी है। क्या बात है। न्यूजीलैंड की टीम जनाब 2 आम खिलाड़ी हैं उनके, फिन एलन और एडम मिल। आपको पता है वो ट्रेनिंग के दौरान इंजरी हो गई थी और इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जो 9 उनके टॉप क्रिकेटर्स हैं वो पहले ही IPL खेल रहे हैं, मेकिंग डॉलर्स। तो पाकिस्तान के लिए जो ऐलान करदा टीम है उसमें वो शामिल नहीं है। बहरहाल ये जो इंटरनेशनल टीम तो है, इंटरनेशनल टीम है पाकिस्तान के अंदर 5 T20 मैचेस होंगे, 17 रुकनी स्क्वाड है पाकिस्तान का जिसका ऐलान कर दिया गया है। क़यादत पाकिस्तान की वंस अगेन किंग बाबर करेंगे, बाबर इज बैक। जबकि अगर हम मजीद प्लेयर्स की बात करें इसमें अबरार अहमद हैं, आज़म खान है, फ़खर ज़मान है, इफ्तिखार हैं, इमाद हैं, अब्बास आफरीदी हैं, रिजवान हैं, मोहम्मद आमिर हैं, इरफान नियाजी हैं, गुड इंक्लूजन, और रिजवान हैं, आमिर हैं, साइम अयूब, नसीम शाह, शादाब खान हैं और शाहीन शाह आफरीदी हैं। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो उसामा मीर भी शामिल हैं, दैन जमान खान एज पेसर और उस्मान खान भी शामिल हैं। रिजर्व खिलाड़ियों में नौजवान हसीबुल्ला हैं और मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, सलमान आगा और साहबजादा फरहान मेरे बड़े फेवरेट बैटर हैं वैसे, वो भी इसमें शामिल हैं। और रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर साहब 4 साल बाद कौमी टीम में वापसी की फ्लाइट उन्होंने ली है। सोइज इमाद वसीम वो भी एक्शन में दिखाई देंगे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे PSL 9 के अंदर, और देखते हैं कि क्या इस दफ़ा वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर पाएंगे। और उस्मान खान जिन्होंने UAE की नुमाइंदगी छोड़ी है वो भी इस T20 सीरीज़ में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हैं। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं क्रिकेट को लेकर। उनकी ज़रा राय जानते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं। वेलकम भट्टी साहब। एक तो पोस्ट ईद और दूसरा पोस्ट काकूल ट्रेनिंग, पहला हमारा ये इम्तिहान होने जा रहा है हमारी टीम का। क्या एक्शन आप देख रहे हैं जी इस सीरीज के अंदर? देखें इमरान साहब, वैसे तो जिस तरह आपने अभी कहा कि न्यूजीलैंड जो थी जब पाकिस्तान के लिए रवाना हुई तो उनके 2 मजीद खिलाड़ी पाकिस्तान के टूर से बाहर हो गए, तो तकरीबन 12 से 13 मेन प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आए। 12 आउट ऑफ 11। फिर आपको पता है, जी हाँ, फिर आपको पता है कि 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। तो बेसिकली ये सीरीज, इसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज, ये उस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। बल्कि जो 11 मैचेस हैं टोटल वर्ल्ड कप से पहले, उसमें पाकिस्तान टीम का हमें एक शेप नजर आएगा कि हमने वो कौन सी टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए उतारनी है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका बहुत ज्यादा चर्चा भी किया है और जो हमारे सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, उनको सीनियर मैनेजर बनाकर पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त इसलिए मुंसलिक किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं, खासतौर पर रोटेशन पॉलिसी जो है, उस पर अमल दरामद करके कुछ नए लड़कों को ट्राई किया जाए। अब जो सवाल है जिसमें मेरा भी इंटरेस्ट है और यकीनी तौर पर आप और आपके जो देखने और सुनने वाले हैं उनकी भी दिलचस्पी होगी कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी, जो पिछली बार शाहीन शाह आफरीदी जब कप्तान बने थे, मोहम्मद हफीज डायरेक्टर बने थे, वहाब रियाज उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे, तो वो जोड़ी टूट गई थी। कभी साइम अयूब को हमने ओपन करते हुए देखा बाबर के साथ, कभी रिजवान को हमने ओपन करते हुए देखा साइम अयूब के साथ। तो क्या वो जोड़ी दोबारा वापस आएगी एज ए ओपनिंग जोड़ी? क्योंकि बाबर आजम अब कप्तानी में वापस आ गए और पिछली सीरीज करते कलामी के बाद मेरा इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि क्या बाबर आजम पहले से ज्यादा एम्पावर्ड कप्तान के तौर पे सामने? पहले वो एक एम्पावर्ड कप्तान थे, वो उनके फैसले माने जाते थे। शादाब का हमें मालूम है, जो वर्ल्ड कप में शादाब खेले थे, बाबर की इमाम पे खेले थे, कुछ हमें उसका नुकसान भी हुआ, शादाब उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए थे। क्या अब बाबर पहले से ज्यादा एम्पावर्ड कैप्टन है अपनी टीम सिलेक्शन को लेकर? आपको क्या लगता है? और अगर हैं तो फिर डेफिनेटली उसके बाद ये वाले फैसले वो कर पाएंगे जो आप कह रहे हैं? देखिए, यकीनी तौर पर बाबर आजम एक बाइख्तियार कप्तान तो होंगे, लेकिन सिलेक्शन में माजी में जिस तरह वो मनमानियां करते रहे हैं, तो वहाब रियाज का इस टीम के साथ जुड़ जाना, और वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि मुझे PCB ने अपनी पॉलिसीज और रोटेशन पॉलिसीज और प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए रखा गया है। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन में बहुत ज्यादा बाबर आजम की मुशावरत तो होगी, लेकिन शायद वो मनमानियां नहीं कर सकेंगे, क्योंकि माजी में हम भी बहुत सारे आपके शोज में, दीगर शोज में ये बार बार जिक्र करते रहे, और ये हकीकत भी थी कि बाबर आजम एक हम ख्याल लोगों का ग्रुप
ग्रुप लेकर पाकिस्तान टीम में चले हुए थे, वो अपनी पसंद के लड़कों को खिलाते थे। बाज लड़के ऐसे थे जिनके बारे में मीडिया बहुत ज्यादा जिक्र करता था, लेकिन बाबर आजम उनको नहीं खिलाते थे, लेकिन शायद अब वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पिछली जो न्यूजीलैंड की सीरीज में हमने देखा था कि मोहम्मद रिजवान ने इब्तदाई मैचेस में विकेट कीपिंग नहीं की थी, तो अब क्या मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करेंगे? असल में पाकिस्तान में जो मसला है इमरान साहब, कि हर बैट्समैन जो T20 क्रिकेट खेलता है वो चाहता है कि पावर प्ले के जो 6 ओवर हैं उसमें उसको चांस मिले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उन ओवर्स को यूटिलाइज करे। तो अब क्या बाबर आजम ओपन करना चाहेंगे या बाबर आजम कुर्बानी देंगे? रिसेंट पोजीशन को और प्लेसमेंट को देखते हुए आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं बीइंग क्रिकेट एनालिस्ट, आपका क्या फैसला होगा? क्या बाबर को करना चाहिए? शुड ही ओपन फॉर द टीम? देखिए, मेरे ख्याल में साइम अयूब हमारे पास एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, तो हमें साइम अयूब को भी मौका देना चाहिए। तो बाबर आजम और साइम अयूब इनिंग्स ओपन करें, मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर आए, फखर जमान चौथे नंबर पर। अब जो एक और मसला दरपेश है हमें, वो मसला है उस्मान खान का, कि उस्मान खान ने जाहिर है यूई से अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान के लिए खेलने को तरजीह दी। उस्मान खान को हम कहाँ खिलाएंगे? इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर में मौजूद हैं, फिर हमारे पास आजम खान मौजूद हैं, और हमने उस्मान खान को टीम में जगह देने के लिए सलमान अली आगा को ड्रॉप किया। फिर इस वक्त हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं है। देखें, न्यूजीलैंड की ये 5 मैचों की सीरीज होम ग्राउंड पर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में बारिशें बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है कि बारिशें इन मैचों पर असरअंदाज हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जो तजर्बात करने हैं इन 5 मैचेस में करना पड़ेंगे, क्योंकि फिर इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं होगी। अच्छा, बट साहब मुझे ये लगता है कि बैटिंग में शायद वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन, पेनल्टी ऑफ ऑप्शंस, हम वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो बॉलिंग साइड है इसके अंदर पाकिस्तान के लिए देयर आर टफ डिसीजंस टू बी मेड। ख़ास तौर पे आमिर वापस आए हैं, हारिस का आपने खुद जिक्र किया, शाहीन मसाइल का शिकार तो है, लेकिन ओबियसली हमारा मेन पेस अटैक उन पे डिपेंड करता है, नसीम है। तो आप के ख्याल में क्या वो फैसला बेहतर तौर पे कर पाएंगे बाबर, और क्या चॉइस उनकी पॉसिबली होनी चाहिए पेस अटैक को लेकर? देखिए, मेरे ख्याल में अकेले बाबर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो डिसीजन नहीं कर पाएंगे, अब बाबर आजम को अपने हेड कोच अजहर महमूद और वहाब रियाज के साथ मिलकर, और थोड़ी बहुत उसमें मुशावरत बॉलिंग और बैटिंग कोचेस की भी होगी, एक सबकी मुश्तरका राय से टीम बनाना पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान को देखें, अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो शादाब खान और इमाद वसीम ये दोनों ऑलराउंडर्स भी हैं और दोनों स्पिनर्स भी हैं। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद आमिर ने चूंकि रिसेंटली रिटायरमेंट वापस ली है, हम मोहम्मद आमिर को भी एक्शन में देखना चाहते हैं। वो 4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। तो मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी और उसके अलावा जमान खान, ये 4 हमारे पास फास्ट बॉलर हैं, जिनमें से हमें 3 फास्ट बॉलर खिलाने। शाहीन शाह आफरीदी को जो मुझे सुनने में आ रहा है कि इब्तदाई चंद मैचेस में आराम दिया जाएगा ताकि उनका वर्कलोड भी मैनेज हो सके और वो फुली फिट होकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन मेरे ख्याल वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि कैच 22 सिचुएशन है टीम मैनेजमेंट के लिए, और सख्त फैसले करना होंगे और राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए हमें प्लेयर्स मैदान में उतारना होगा। अच्छा, दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की तरफ जरा आइए दोबारा। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तासुब का एलिमेंट मौजूद है या एक नेगेटिविटी, मतलब दिस इज हाउ आई फील, इट्स नॉट लाइक हर बंदा ये सोचता हो, मे बी मैं थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हूँ इस मामले में न्यूजीलैंड को लेकर, जो कि एक मिसाल उन्होंने ऐसी बनाई थी जब वो पाकिस्तान से चले गए थे, फिर हम उनके खिलाफ खेले, हमने उन्हें बड़े इंपॉर्टेंट मैच के अंदर हराया भी, क्वालिफाई किया। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है उनके अच्छे प्लेयर्स का ना आना, क्या महज इसको हम IPL या एक वो जिसे कहते हैं ना कि टाइम विंडो ही इसको एक वजह समझें, या वंस अगेन वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो चीज़ मौजूद है कि अच्छे बंदे, अच्छे खेलने वाले यहाँ नहीं भेजने, एक B टीम भेज देनी है, और क्योंकि समटाइम्स हम B टीम को भी बड़ा अच्छा जितवा देते होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो आप इस पर ज़रा क्या टेक है आपका? ये महज इत्तेफाक है? देखिए, महज इत्तेफाक तो है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर अपनी विंडो को रीशेड्यूल करना पड़ेगा कि
मुसलसल तीसरे साल न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उनके मेन प्लेयर्स नहीं आ रहे। और अगले साल जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, उससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम ने फिर पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक वनडे का ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ बैठकर डिस्कस करनी होगी कि भाई हम तो हर बार अपनी मेन टीम आपके मुल्क भेज रहे हैं और हमारी प्लेयर्स की वजह से आपके ग्राउंड्स, हालांकि न्यूजीलैंड में क्रिकेट जो है वो इतनी पॉपुलर गेम नहीं है, वहां पर रग्बी बहुत ज्यादा मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान की टीम की पॉपुलैरिटी देखें कि न्यूजीलैंड के ग्राउंड भी भर जाते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान अपनी टीम भेजता है तो तीसरे दर्जे की टीम भेजता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इशू टेकअप करना पड़ेगा। जाहिर है न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है वो अपने मुल्क में एक खेल की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उनको प्लेयर्स को बावर करवाना पड़ेगा कि भाई नेशनल ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी के लिए आप आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान के लिए सीरीज खेलने के लिए आए। तो इस बारे में क्रिकेट बोर्ड को ये मामला टेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तीसरे दर्जे की टीमें भेजकर फिर मजा नहीं आता देखने का। मजा नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी जानिब एक फिटनेस हमारा बड़ा अहम मसला रहा है, आपसे भी 12 हमारी बात होती रही है पाकिस्तान टीम की फिटनेस को लेकर। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग उसमें ट्रेन हुए हमारे खिलाड़ी। इससे पहले जब ट्रेन हुए थे टेस्ट टीम हमारी बड़ी जबरदस्त, हमने बड़ा मिसबा की क़यादत में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया था, अच्छा इंपैक्ट आया था। इस दफा भी ट्रेनिंग तो बड़ी टाइट हुई है, जो विजुअल्स हमारे सामने आए हैं। इसका इम्पैक्ट कोई देख रहे हैं आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे ऑन द ग्राउंड? देखिए इमरान साहब, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली जितनी जबरदस्त हमारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग करवाई है उसका इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा कि वहाब रियाज जब चीफ सिलेक्टर थे तो वहाब रियाज ने एक इंटरव्यू में मुझे और मेरे 2-3 और साथी थे, जब ये न्यूजीलैंड की T20 सीरीज खत्म हुई थी जनवरी में, उसके बाद बताया था कि वहाब रियाज ने ये कहा कि जब बाबर आजम कप्तान थे तो बाबर आजम के बारे में ये मशहूर बात थी कि बाबर आजम ने ट्रेनर और फिजियो को कह दिया था कि भाई फिटनेस के बारे में सोचना भी मना है। तो फिटनेस का कल्चर जो था जिसमें यो टेस्ट वगैरह थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए थे। लेकिन एक अच्छी रिवायत है कि हमने इसका आगाज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से किया। लेकिन मेरे ख्याल में चले ये तो हमने 2 हफ्ते का कैंप लगा लिया, लेकिन मेरे ख्याल में फिटनेस, क्योंकि खिलाड़ी के लिए तो फिटनेस के बगैर उसका कैरियर प्रोलॉन्ग करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में मुस्तकिल बुनियादों पर ये चीज होनी चाहिए। और अब वहाब रियाज जो बाहर तो उस वक्त भी नहीं थे, उस वक्त एज ए चीफ सिलेक्टर ये बातें कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम कप्तानी से हट गए थे। अब वहाब रियाज थोड़ा से डिमोट हुए, वो चीफ सिलेक्टर से सिलेक्टर बन गए, बाबर आजम इक्तदार की कुर्सी पर दोबारा आ गए। तो ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि क्या वो अपनी टर्म मनवा सकेंगे, टर्म इन मीन के क्या वो फिटनेस के बारे में बाबर आजम और दीगर कोचेस को कायल कर सकेंगे, या दोबारा रोटी गैंग एक्टिव हो जाएगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। राइट, बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर।